हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का ये सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका भी क्लास 12 में जो है वो इकोनॉमिक्स आने की, जिनका जिनका भी अर्थशास्त्र है सब्जेक्ट में, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे, है ना। जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो आज का ये वीडियो जरूर देखेंगे। कहने को सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें कुछ जानकारी आप लोगों को अलग से बताया जाएगा जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर जानेंगे तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और आप टोटल 20 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर अपने से कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन आज का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऑप्शन ए में हमारा मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी में हमारा जेके मेहता। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले बता दें कि ये जिन्होंने भी कहा है उनको जो है वो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब आप लोग आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। सही बात है, एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका एक पुस्तक जो है वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। क्या क्या सम्मिलित होती है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी छोटी छोटी इकाई, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आप लोगों को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो सम्मिलित होता है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है डियर फ्रेंड्स? हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में साधनों का आवंटन, ऑप्शन बी साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधनों का आवंटन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उस वक्र आप लोगों को बताना, वैसा वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। आर्थिक समस्या कहने का मतलब है कि जब संसाधनों की कमी होती है तो इसके कारण ये आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या को ही बच्चों केंद्रीय आर्थिक समस्या भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है उत्पादन वक्र, ऑप्शन बी मांग वक्र, ऑप्शन सी उदासीनता वक्र, ऑप्शन डी उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये रहा आप लोगों के सामने कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं? तो इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ सिचुएशन, इसी स्थिति को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। चलिए, करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध किससे होता है? क्या लाभदायक से होता है, नैतिकता से होता है, या मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है ये बताना है आप लोगों को। बताइए क्या होता है? शून्य होता है, असीमित होता है, या इकाई से अधिक होता है, या इकाई से कम होता है? इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है, इकाई से कम होता है, ठीक है। और इसको एक अन्य भाषा में लिखा जा सकता है कि या तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा इकाई से कम, या अलोचदार होता है, ये भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। आप लोग इसको बात को समझिए। मांग का मतलब है कि कीमत में थोड़ा बदलाव होने पर मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इकाई से कम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। आलोचदार का मतलब ये होता है कि क्या भी बताएं कि कीमत में थोड़ा बदलाव होने पर मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कीमत, ऑप्शन बी उत्पत्ति के साधनों, ऑप्शन सी कुल व्यय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति के साधनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आप लोगों के सामने कि मौद्रिक लागत में निम्न में से वो किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में सामान्य लाभ, ऑप्शन बी व्यक्त लाभ, ऑप्शन सी अव्यक्त लागत और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी मौद्रिक लागत में जो है वो सम्मिलित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। स्थिर लागत नहीं है, इसका हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बीने की प्रीमियम, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी कच्चे माल की लागत, ऑप्शन डी में हमारा फैक्ट्री का किराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन है यहाँ पर कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। तो इसको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स पूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने कि किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, बताइए। तो किसका मूल्य निर्धारित होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा जो है वो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन है हमारा, तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर आप लोग सभी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है डियर फ्रेंड्स कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि किस और खिसक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बाईं तरफ ही जो है वो खिसक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसे बोला जाता है मूल्यह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी मूल्यह्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि किसने कहा कि समष्टि अर्थव्यवस्था सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। किसने कहा ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये किनका कथन था, तो ये था सेपीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी सम्मिलित है, बताइए। बीमा, विनिर्माण, व्यापार या बैंकिंग। तो द्वितीयक क्षेत्र ये आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे कि यहाँ क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी माल मतलब प्राप्त होता है उसको तैयार माल कुछ बनाया जाता है, यानी कि विनिर्माण की प्रक्रिया होती है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है, बताइए। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में दोहरे संयोग का अभाव, ऑप्शन बी वस्तु विभाजन की कठिनाई, ऑप्शन सी सामान्य स्वीकार्य मूल्य मापक का अभाव, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप लोगों के सामने। ये रहा कि मौद्रिक नीति का संबंध है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है, तो ये है खुले बाजार की क्रियाओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि केन्स का गुणक किनके बीच संबंध स्थापित करता है। तो देखिए ये जो स्थापित करता है ये निवेश और उपभोग के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, निवेश और उपभोग, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये दोनों अलग अलग दे दिया है। अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसका आंसर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवेश और आय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है हमारा क्वेश्चन कि समस्त मांग का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है व्यक्तिगत उपभोग, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपभोग, ऑप्शन सी विनियोग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है वो समस्त मांग का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में टोटल 20 मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट शॉर्ट
सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार के हम लोग किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।